ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे आगे बात करेंगे फर्दर। आपको आज एरो हेड रिप्रेजेंटेशंस बतानी है, ठीक है। और जो एरो हेड रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा आपने एग्जाम में उसी तरह से बनानी है। तो जरा देख लें, आपने लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन किया, नॉन साइक्लिक, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और केल्विन बेंजन साइकिल किया है आपने। एग्जाम में आपको जो मैंने थाइलाकोइड वगैरह की डायग्राम बना के बताई थी तो वो नहीं आती है। एग्जाम में जो चीज आती है वो बेटा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आपको एरो हेड रिप्रेजेंटेशन या फ्लो चार्ट बनाना होता है। तो वो फ्लो चार्ट में आपको या एरो हेड रिप्रेजेंटेशन बनाना बता रहा हूं कि उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपसे बात कर रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जेड स्कीम के बारे में बात कर रहा हूं। जेड स्कीम को हम नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का नाम देते हैं, ठीक है। जेड स्कीम को हम नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो है उसका नाम देते हैं। फोटो सिस्टम 2 ठीक है, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1। आप जब भी इसको बनाएंगे तो एक जेड की फॉर्म में जो है वो आप बनाएंगे। अभी मेरे साथ बनाइएगा नहीं, ठीक है। फोटो सिस्टम 2 जो है वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स देता है फियोफाइटिन को, ठीक है, फियोफाइटिन को देता है। फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन्स देता है प्लास्टोक्विनिन क्यू एंड क्यू बी को, प्लास्टोक्विनिन क्यू ए एंड क्यू बी को देता है। फिर वो इलेक्ट्रॉन्स देता है आपके पास साइटोक्रोम बी एंड एफ कॉम्प्लेक्स को। फिर वो इलेक्ट्रॉन्स देता है प्लास्टोसायनिन को, ठीक है। फिर वो इलेक्ट्रॉन्स देता है फोटो सिस्टम 1 को। फिर फोटो सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन देता है आयरन सल्फाइड को, आयरन सल्फाइड को देता है 3 आयरन सल्फाइड को। फिर ये इलेक्ट्रॉन देता है आपके पास फेरिडोक्साइन को, ठीक है। फेरिडोक्साइन आखिर में इलेक्ट्रॉन्स देता है NADP+ को। जब दो इलेक्ट्रॉन उसको मिलते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, NADPH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। NADPH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
ये आपके पास कहलाती है जेड स्कीम। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज जेड स्कीम। और हाइड्रोजन आइंस की जो मूवमेंट होती है वो प्लास्टो कोवेलेंट क्यू एंड क्यू बी जब इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं तो उस दौरान होती है। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन आयन भी इस तरह से मेंशन करते हैं। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 जो है तकरीबन 680 नैनोमीटर जो है उसकी वेवलेंथ पे ऑपरेट होता है। फोटो सिस्टम 1 जो है वो 700 नैनोमीटर जो है उसकी वेवलेंथ पे ऑपरेट होता है। 1 पहले डिस्कवर हुआ था, 2 बाद में डिस्कवर हुआ था। ठीक है, चले बनाए सारे आप लोग अपने अपने पास बनाए इसकी डायग्राम, हाथ से बनाए। दिस इज कॉल्ड जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। आप स्केल से बनाइएगा, जो भी एरोज है ना जेड की शक्ल में आप उसको स्केल से बनाइए। इस जेड स्कीम में हम एटीपी की फॉर्मेशन दिखा नहीं सकते। ठीक है, एटीपी की फॉर्मेशन हम इसके अंदर दिखा नहीं सकते।
चलें, इसके बाद आइए साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन आपको बताने जा रहा हूं। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की एरोहेड बताने जा रहा हूं। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम टेक पार्ट करता है, वो आपके पास है फोटो सिस्टम 1। ठीक है, एक ही सिस्टम टेक पार्ट करता है, वो आपके पास है फोटो सिस्टम 1। उसने इलेक्ट्रॉन्स दिए आयरन सल्फाइड को। आयरन सल्फाइड इलेक्ट्रॉन्स देता है फेरिडोक्साइन को। फेरिडोक्साइन इलेक्ट्रॉन्स देता है प्लास्टोक्विनन QA एंड QB को। ठीक है, प्लास्टोक्विनन QA एंड QB। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स देगा साइटोक्रोम BNF को, साइटोक्रोम BNF कॉम्प्लेक्स को, और फिर वो इलेक्ट्रॉन देगा प्लास्टोसायनिन को, और फिर वो इलेक्ट्रॉन देगा फोटो सिस्टम 1 को। प्लास्टोसायनिन, ये देखिए, ये साइक्लिक मैनर में आपने बनाना। ठीक है, यानी फेरिडोक्साइन ने 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनन QB को दिए, उसने 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम BNF को दिए, उसने प्लास्टोसायनिन को दिए, फिर उसने फोटो सिस्टम 1 को दिए, फिर फोटो सिस्टम 1 ने आयरन सल्फाइड को दिए। फेरिडोक्साइन, उसने 2 इलेक्ट्रॉन फेरिडोक्साइन को दिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। बनाए, इसको बनाए भाई, स्केल से बनाए प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन भी शो कर दे कि हाइड्रोजन आयन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। इसके बाद मैं आपको केल्विन बेंसन साइकिल बताने जा रहा हूँ, C3 साइकिल, उसकी एरोहेड बताने जा रहा हूँ।
मैं स्टूडेंट से एज एन असाइनमेंट कलेक्ट करता हूँ ये चीज इस चैप्टर के शुरू होने में, जिस तरह बाकी फाइलम वगैरह की डायग्राम्स मैंने आपसे कलेक्ट की हैं, तो इसकी एरोहेड रिप्रेजेंटेशन में कलेक्ट करता हूँ। तो आप सबने बहुत तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसको बना के रखनी है अपने पास ब्लैंक पेपर्स पे और फाइल में लगानी है। अच्छा इल्सा, जरा हाथ खड़ा करना बेटा। अच्छा मुझे यस कुछ सर। याद आ रहा है कहीं, बेटा बेटा ये C3 साइकिल की एरोहेड मैंने आपको बता तो नहीं दी ऑलरेडी? C3 साइकिल की सर बताइए आप। C4 की बताइए आपने सर। C3 की नहीं बताई? नो सर। चले ठीक। चले इसके बाद आइए फर्दर। अगली एरोहेड रिप्रेजेंटेशन आपको बताने जा रहा हूं, वो है आपके पास C3 साइकिल, जिसको हम केल्विन बेंसन साइकिल का भी नाम देते हैं। ठीक है, C3 साइकिल जिसको हम केल्विन बेंसन साइकिल जो है इसका भी नाम देते हैं। तो इसमें आपके पास राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट जो है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऐड होती है। ठीक है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है कार्बोक्सिलेशन के स्टेप में। क्या बना लेता है? ये बना लेता है ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट। हाँ करूँ ना? आपने ये साइकिल बता दिया पहले। बता दिए? यस सर। अच्छा ठीक। ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट ज्यादा लंबी नहीं है, 2 मिनट में अगर बता दूंगा तो रिवाइज हो जाएगा, कोई बात नहीं। ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट। ठीक है, ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट क्या बनाता है? ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट बनाता है आपके पास 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। शायद उस दिन आपने बनाई ना हो, तो अभी मैं लिख देता हूं, फिर उसके बाद बना लीजिएगा। 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट। अच्छा, ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, ये आगे जाके क्या बना लेगा? ग्लूकोज बना लेगा। ठीक है, तो ये कहलाती है आपके पास C3 साइकिल, या जिसको हम केल्विन बेंसन साइकिल का भी नाम देते हैं। ग्लिसरल्डिहाइड है। चलें,
अच्छा, यहाँ पर आपने एटीपी का सेटअप लिखना है, ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट से ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट, तो एटीपी कन्वर्ट हुआ एडीपी के अंदर, ग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे NADPH जो है ये NADP प्लस के अंदर कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पर भी आपके पास जो है वो ATP जो है वो ADP के अंदर कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे एंजाइम की नीड है, वो एंजाइम है आपके पास रोबिस्को। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज C3 साइकिल। कर लें, नोट कर लें, इसको बना लें अपने पास। इसके बाद आपको कुछ कॉमन टर्म्स बताने जा रहा हूं। और आपका कलम चले और आपके जहन में बैठ जाए एक एक चीज। मैं किसी भी पार्टिसिपेंट को क्लिक करके उससे पूछूंगी साइकिल के नाम कौन से हैं, तो मुझे हर वक्त ये चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, हर वक्त मुझे ये चीज मिलनी चाहिए याद हुई भी, कोई एक भी मुझे जो है वो स्किप नजर ना आए बिल्कुल भी। हेड स्लैग पाथवे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो हेड स्लैग पाथवे की साइकिल मैं आपको नहीं बताऊंगा। फोटो डिस्पायरेशन का पाथवे या कैम पाथवे भी आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद फोटोसिंथेसिस के हवाले से कुछ रोल्स बताने हैं आपको, कुछ कॉमन टर्म्स बतानी है, वो आपसे बात करूंगा।
चलें, इसके बाद आ जाइए फर्दर। फोटोसिंथेसिस के बारे में आपसे कुछ बातें करूंगा। आपको टर्मिनोलॉजी बताने जा रहा हूं, फोटो रिसेप्शन किसे कहते हैं। देखिए, अगर मैं फोटो सिस्टम्स के बारे में बात करूं तो फोटो सिस्टम्स में दरमियान में आपको क्लोरोफिल मिलेगा और इसके एडजेसेंट आपको दूसरे पिगमेंट्स मिले। ठीक है, इसके एडजेसेंट आपको जो है वो दूसरे पिगमेंट्स मिलेंगे। अब गौर से सुनिएगा, सूरज की जो रोशनी है वो एक पिगमेंट पे आके गिरती है, फिर वो दूसरे को दे देता है, दूसरा तीसरे को दे देता है। ये लाइट घूमती रहती है। ये लाइट उस वक्त तक घूमती रहती है जब तक कि ये क्लोरोफिल पे आके ना गिर जाए। जब क्लोरोफिल पे आके गिरती है तो क्लोरोफिल क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देता है और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको मिल जाते हैं, आपको पता है, फियोफाइटिन को मिल जाते हैं। ये सारी चीजें आप प्रीवियसली सुनकर आ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप प्रीवियसली जो है वो सुन के आ रहे हैं। तो क्लोरोफिल जो है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड रिएक्शन सेंटर। और उसके एडजेसेंट जितने ही पिगमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये कहलाते हैं एंटेना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं एंटेना कॉम्प्लेक्स। तो होगा क्या, फोटो रिसेप्शन किसे कहते हैं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि ऐसे फोटॉन्स लाइट के आके गिरते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और हो सकता है कि वो हाई एनर्जी फोटॉन्स अगर क्लोरोफिल तक पहुंच जाएं तो वो क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय कर दें। तो जो पिगमेंट्स मौजूद है क्लोरोफिल के एडजेसेंट, वो हाई एनर्जी लाइट को रिसीव करते हैं और उसको जो है, जो पिगमेंट्स एडजेसेंट टू क्लोरोफिल है वो हाई एनर्जी लाइट रिसीव करते हैं और उसको क्लोरोफिल तक जाने नहीं देते और इस तरह से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। उसको हम नाम देते हैं फोटो रिसेप्शन। पिगमेंट्स एडजेसेंट टू chlorophyll A receive high energy light and prevent to transfer it to chlorophyll A. This is called photoreception. इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं फोटो रिसेप्शन। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज फोटो रिसेप्शन। चलें, कर लें, नोट कर लें इसको। ये लिखते जाइए और आप में से कोई मुझे जरा बोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स जो है वो जरा अपने जहन में रिकॉल करके मुझे बता दे। क्लास 9 में भी पढ़े होंगे, हो सकता है फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हों, बोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स।
चलें, इसके बाद आइए फर्दर फोटो रिसेप्शन के बारे में बता दिया आपको। कोई बोर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स बताएगा? इल्सा तुम बताओगी? हाँ बेटा बोलो। सर सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में मूव करते हैं, शाबाश। और जब एनर्जी में चेंज आता है तो फिर वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करते हैं। एक्सेलेंट, जबरदस्त। फिर क्या होता है? फिर कुछ क्वांटम करके उसको बोलेंगे। When energy is provided to an electron, it jumps to the higher orbit. ठीक है, चले, बस मुझे इतनी चीज की जरूरत थी कि आपको ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं। ठीक है, गुड, शाबाश। गौर से सुनिएगा, यहाँ पे बेटा क्या समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, एक एटम है, इसके ऑर्बिट्स आपको नजर आ रहे। इलेक्ट्रॉन्स पहले ऑर्बिट में घूम रहे हैं। और से सुनिएगा कि अगर इन इलेक्ट्रॉन्स पे रेड लाइट पड़े, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स पे अगर रेड लाइट पड़े तो वो अपने से एक ऊपर वाले ऑर्बिट में जंप करने की सलाहियत रखते हैं अगर रेड लाइट पड़े तो। और अगर ब्लू लाइट पड़े तो वो अपने से सेकंड हायर ऑर्बिट पे जंप करने की सलाहियत रखते हैं। इससे शो क्या हो रहा है? इससे शो ये हो रहा है कि रेड लाइट की एनर्जी जो है वो कम होती, और जो ब्लू लाइट आपको नजर आ रही है इसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होती, इट हैज मोर एनर्जी। ठीक है, तो रेड लाइट जो है उसकी एनर्जी कम होती है ब्लू के मुकाबले में, और होनी भी चाहिए क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। जब वेवलेंथ किसी की ज्यादा होती है, केमिस्ट्री में शायद आपने या फिजिक्स में पढ़ा होगा कि उसकी एनर्जी कम होती है। अगर मैं ब्लू लाइट के बारे में बात करूं तो ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो आपके पास कम है, तो उसकी एनर्जी जो है वो आपको क्या मिलेगी? इसकी वेवलेंथ कम है तो उसकी एनर्जी जो है वो आपको ज्यादा मिलेगी। तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक, यानी कि अपने से हायर ऑर्बिट, फर्स्ट हायर ऑर्बिट पे जंप करने की सलाहियत रखता है आपके पास अगर रेड लाइट मिलने पे। तो ब्लू लाइट जो है वो एक्साइटेड स्टेट 2 पे कंपैरेटिवली वो जंपिंग कराने की सलाहियत रखता है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि जो सनलाइट के जो सारे कलर्स हैं वो सारे कलर्स काम के नहीं है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास कौन से हैं? उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड और ब्लू। ठीक है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास रेड और ब्लू है। और गौर से सुनिएगा, दुनिया के तमाम पौधे ज्यादातर ग्रीन इसलिए नजर आते हैं, दुनिया के ज्यादातर पौधे ग्रीन इसलिए नजर आते हैं क्योंकि ये ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब नहीं करते, रिफ्लेक्ट कर देते। और याद रखें, दुनिया का कोई पौधा आपको ग्रीन के अलावा अगर नजर आए तो उसके अंदर भले से कोई भी पिगमेंट मौजूद हो, उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट लाजमी मौजूद होगा, यानी क्लोरोफिल लाजमी मौजूद होगा। दुनिया का कोई भी पौधा जो है वो क्लोरोफिल के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं कर